हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का हमारा टॉपिक है लिव इन रिलेशनशिप एंड लॉ, रियलिटी मिथ एंड राइट्स। तो आज हम लोग समझेंगे जो आज के टाइम में मेरे ख्याल से बहुत ही चर्चित विषय है कि लिव इन रिलेशनशिप वो होता क्या है, समाज में लोग इसको क्या समझते हैं, और इसमें कोई लीगल राइट्स या फिर लॉज इसके ऊपर हैं कि नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से कि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। तो हरजीत सिंह जी, अगर आप कुछ बताना चाहें लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है, व्हाट इज लिव इन रिलेशनशिप। तो बेसिकली बेसिक सी चीज़ है, एक डोमेस्टिक कोहैबिटेशन होता है जिसमें दो एडल्ट्स, जाहिर सी बात है एक मेल एंड एक फीमेल, बिना फॉर्मली शादी किए एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। उसी को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। जो मैरिज है उसमें होती ही नहीं है। एज अ कपल रहते हैं, जो पार्टनर्स हैं, मेल फीमेल लड़का लड़की, कपल्स की तरह रहते हैं उसमें। और कई लीगल कंटेक्स्ट में और कुछ सोसाइटल कंटेक्स्ट में आज के टाइम पे लिव इन रिलेशनशिप को रिकग्नाइज भी किया जाता है और मान्यता धीरे धीरे लिव इन रिलेशनशिप को मिल रही है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल एंड सोशल बैकग्राउंड लिव इन रिलेशनशिप का। तो लिव इन रिलेशनशिप को पहले हम समझेंगे ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली वैल्यूज़ से कंपेयर करके, कि जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होती हैं इंडिया की लिव इन रिलेशनशिप या फैमिली के बारे में, और उसके बाद जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके ही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों तरह के वैल्यूज़ में क्या फ़र्क है। और फिर हम लोग देखेंगे कि जो वेस्टर्न कल्चर और अर्बन लाइफ, यानी कि विदेशी जो कल्चर होते हैं और जो शहरी ज़िंदगी है, उसका क्या असर पड़ता है आजकल के रिलेशनशिप में। और थर्ड टॉपिक अपना जाएगा कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, जो शहरी एरिया होते हैं जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, उसमें धीरे धीरे एक्सेप्टेंस लिव इन रिलेशनशिप का बढ़ते जा रहा है। ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज, जो हमारे कई सालों से, कई सौ सालों से जो परिवार के मूल्य बने हुए हैं, उसको पहले समझेंगे। तो ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज में जो मैरिज है, शादी को सेक्रेड और परमानेंट माना जाता है। ज़्यादातर जो भी ट्रेडिशनल वैल्यूज होती हैं, आप उसमें पाएंगे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम देखने को ज़्यादा मिलता है। जितने भी जैसे आजकल के जनरेशन को छोड़िए, जो जैसे हमारे ऊपर के जो जनरेशन्स हैं, जिनको जनरेशन बूमर कहा जाता है, उसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़्यादा देखने को मिलता है। उसमें एल्डर्स और जो हायरार्की होती है, एज के हिसाब से जो स्टेटस होता है फैमिली में, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, उसको माना जाता है। जो जेंडर रोल्स होते हैं,
ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम में, कि महिलाएं खाली घर का काम संभालेंगी और जो पुरुष हैं वो बाहर का काम काज देखेंगे, कमाएंगे, प्रोवाइड करेंगे, मतलब एज अ प्रोवाइडर देखा जाता है मेल को उसमें। और जो घर संभालने की चीज होती है वो चीजें फीमेल्स को दे दी जाती हैं। तो यही जेंडर रोल्स हैं। तो उसमें ड्यूटी, सैक्रिफाइस और सोशल नॉर्म्स, तीनों चीज को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तीनों चीज को ऊपर रखा जाता है कि अगर आपकी ये ड्यूटी है तो आपको ये निभाना है। किसी को कुछ जरूरत पड़ गई तो दूसरे फैमिली मेंबर के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कुछ, या फिर सोसाइटी में जो नॉर्म्स चल रहे हैं उसको आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, उसको आपको मानना पड़ेगा। ये ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज थे। अब फीचर्स ऑफ मॉडर्न रिलेशनशिप, जो आजकल के रिलेशनशिप चल रहे हैं उसमें क्या फीचर्स, मतलब क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला है कि इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ एंड चॉइस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, कि आप अपने मर्जी से काम कर सकते हैं, आप जो चाहे उस तरीके से रह सकते हैं। इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सेकंड है राइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। तो जैसे हम लोग देखें कि पुराने ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज में जो फैमिलीज थी वो जॉइंट फैमिलीज होती थी, मतलब कई लोग रहते थे साथ में। अब जैसे जैसे मॉडर्न रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियर फैमिलीज में इजाफा देखने को मिल रहा है हम लोगों को। जैसे दोनों पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ एंड उनके बच्चे, बस ये लोग। नेक्स्ट पॉइंट है जेंडर इक्वालिटी इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसमें जो ड्यूटीज होती हैं हाउस होल्ड को लेकर, वो जेंडर के हिसाब से डिफाइन नहीं होती हैं। इसमें अगर आप वाइफ हैं तो वाइफ भी बाहर जाके आजकल कमा रही हैं, अर्न कर रही हैं। हस्बैंड भी अर्न कर रहा है, कभी हस्बैंड घर के कामों में हाथ बटा दिया, चूल्हा चौका संभाल लिया। तो मतलब इस तरीके से जेंडर इक्वल रोल दिए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बराबर बटी रहती हैं। अब एक्सेप्टेंस ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स, लेट मैरिज और एलजीबीटीक्यू राइट्स। अब इसमें देखेंगे तो जो लिव इन रिलेशनशिप होते हैं उनको धीरे धीरे इंडिया में एक्सेप्ट किया जा रहा है, और उसी का एक परिणाम है कि लोग अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस देके लेट शादी करना चाह रहे हैं। पहले शादी लोगों की जल्दी होती थी, अब धीरे धीरे करके 30-35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में भी लोग शादी कर रहे हैं। कुछ कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें बुजुर्ग लोग हो गए 50+, 60+, वो भी शादी कर रहे हैं। आजकल के टाइम पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब और LGBTQ+ राइट्स, मतलब जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, जो सर्जरी से अपना सेक्स चेंज करते हैं, उनको भी अधिकार दिए जा रहे हैं आज के टाइम पे, और उनको भी एक्सेप्ट किया जा रहा है अपने सोसाइटी में। टेक्नोलॉजी ड्रिवन कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन आजकल हो रहा है टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन रहता है। मान लीजिए कई 100,000 किलोमीटर कोई दूर है, उससे भी लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं आजकल। यही सब चीजें हैं। अब वेस्टर्न कल्चर का इंडियन रिलेशनशिप्स में क्या इन्फ्लुएंस होता है वो हम लोगों को देखना है। तो जो वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से जो लव मैरिजेस हैं उनमें इजाफा हो रहा है। अरेंज मैरिज आजकल करना ही नहीं चाहते हैं लोग। सेकंड पॉइंट है लिव इन रिलेशनशिप्स में काफी इंक्रीज हो रहा है। थर्ड है LGBTQ+ जो रिलेशनशिप्स होती हैं उसमें भी क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस देखने को मिल रहा है।
लोगों के सोसाइटी के बीच में लोग धीरे धीरे ये सब चीजें नॉर्मल मान रहे हैं और धीरे धीरे अपना रहे हैं। डेटिंग एप्स जैसे टिंडर, बम्बल हो गया, या फिर जो सोशल मीडिया है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब आजकल के जो कनेक्शन होते हैं, मॉडर्न कनेक्शन, उनको शेप करते हैं। देखते ही होंगे आजकल। मुकेश जी म्यूट कर लीजिएगा जरा, 2 मिनट। तो जो डेटिंग एप्स हैं और सोशल मीडिया है, ज्यादातर जो यंग लोग होते हैं इसी के थ्रू कम्युनिकेट करना ज्यादा पसंद करते हैं। आजकल टेक्सटिंग ज्यादा चल रही है, ओवर द कॉल कोई बात नहीं करता है। जो भी है मैसेज छोड़ दिए टेक्स्ट पे, इंस्टा पे, आई मैसेज पे। अब वेस्टर्न कल्चर का सबसे बड़ा एक इन्फ्लुएंस इंडियन रिलेशनशिप्स पे ये हुआ है कि इंडिविजुअल फ्रीडम और पर्सनल चॉइस को महत्व दिया जाता है, कि आप अपने पसंद से जो करना चाहें करिए। आप नौकरी करना चाहते हैं नौकरी कीजिए, नहीं करना चाहते हैं नहीं कीजिए। ये सब चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है आज के टाइम पे। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि डाइवोर्स रेट आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इंडियन सोसाइटी में। और ब्रेकअप रेट्स, जैसे मान लीजिए अगर आप मैरिड हैं तो डाइवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं। और अगर मैरिड नहीं है, सिंपल रिलेशनशिप्स में है एज अ बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, तो ब्रेकअप रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं। और क्यों बढ़ रहे हैं? लिबरल आउटलुक की वजह से। इन सब चीज़ों को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है आज के टाइम पे। अर्बन लाइफस्टाइल का क्या इम्पैक्ट होता है रिलेशनशिप में? अब जैसे शहर में रह रहे हैं, शहरी जीवन आप जी रहे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे पड़ेगा? पहले ही बता दिए थे, डिले मैरिज होती है करियर फोकस की वजह से। आजकल की भागदौड़ और कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि कैरियर गोल जो आपका है उसको पाने के लिए आपको ज़्यादा समय लग रहा है, ज़्यादा मेहनत लग रही है और ज़्यादा फोकस देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से शादी करने, लोगों को सेटल होने में टाइम लग रहा है। और उसकी वजह से शादी भी आजकल लेट में ही हो रही है लोगों की। पहले ही बता दिए थे, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ शिफ्ट करते जा रही है सोसाइटी धीरे धीरे। वर्चुअल कम्युनिकेशन ज़्यादा हो रहा है, पर्सनल बॉन्डिंग कम हो रही है। अगर फैमिली भी है तो आप देखते ही होंगे हर कोई मोबाइल पे लगे रहता है अपना अलग अलग। आपस में ना बात करते हैं, ना क्या दिनचर्या में क्या हुआ आज, क्या नहीं हुआ, इस चीज़ के बारे में फैमिली को शेयर नहीं किया जाता है, बात नहीं की जाती है। तो वर्चुअल कम्युनिकेशन बढ़ते जा रहा है आज के टाइम पे। अब इन सब चीज़ों की वजह से इमोशनल स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है लोगों का, क्योंकि अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। या फिर जब भी फ्री टाइम रहता है तो इंस्टाग्राम पे रील्स या फिर इंस्टाग्राम पे बातें करते हैं लोगों से, जिससे इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है फैमिलीज में और लोगों में। इंडिपेंडेंस और पर्सनल स्पेस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कोहैबिटेशन विदाउट मैरिज, तो यही लिव इन रिलेशनशिप आजकल बढ़ती जा रही है। कोहैबिटेशन बढ़ते जा रहा है बिना शादी के। जो लोग शादी नहीं करना चाह रहे हैं वो लोग भी आपस में साथ में एक छत के नीचे आजकल रह रहे हैं। अ चेंजिंग लैंडस्केप, तो उसी जो चीज़ें अभी तक हम आपको बताए हैं उसी का शॉर्ट में इसमें दे दिया है कि जो आजकल के रिलेशनशिप हैं, फ्रीडम फ्रीडम टेक्नोलॉजी और अर्बन स्ट्रेस की वजह से शेप होते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं आप उसको पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको फ्रीडम है, आप किसी के साथ भी जाइए। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों का रीच बढ़ गया है। जैसे मैं यहीं पे बैठे बैठे
मान लीजिए दिल्ली की लड़की से बात कर लिया, पुणे में किसी लड़की से बात कर लिया, सेम इसी तरीके से। और अर्बन लाइफस्टाइल आजकल बहुत ही फास्ट लाइफस्टाइल होती है, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। तो उसी वजह से स्ट्रेस भी लोगों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसी में एक चीज़ और भी जोड़ना चाहेंगे, जो आजकल कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, आजकल वैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। हफ्ते में 5 दिन काम करेंगे, 2 दिन सैटरडे संडे वीकेंड्स की छुट्टी होती है। उस दिन अपना लिकर पियेंगे, पब जाएंगे, पार्टी करेंगे, वन नाइट स्टैंड करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से स्ट्रेस भी बढ़ते जा रहा है लोगों में। अब नीड टू बैलेंस मॉडर्न फ्रीडम विद इमोशनल डेप्थ। अब आजकल ज़रूरत है कि मॉडर्न फ्रीडम जो है उसको इमोशनल डेप्थ से बैलेंस करके चला जाए एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। अंडरस्टैंडिंग बोथ पार्टनर्स नीड्स इज द की टू हेल्दी मॉडर्न रिलेशनशिप। दोनों जो पार्टनर हैं रिलेशनशिप में, उनके नीड्स जो हैं उसको समझना, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझना ही क्या कहते हैं हेल्दी मॉडर्न रिलेशनशिप होती है आज के टाइम पे, या फिर लीड करती है हेल्दी मॉडर्न रिलेशनशिप पे। ग्रोइंग एक्सेप्टेंस इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज। जैसे बताए थे, लिव इन रिलेशनशिप को ज़्यादातर आजकल पर्सनल चॉइस के तरीके से देखा जाता है कि ये, जैसे मान लीजिए आजकल जो यंगस्टर्स होते हैं और उनके पेरेंट्स अगर अरेंज मैरिज के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से देखते हैं कि हम पे चीज़ थोपी जा रही है। तो अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं सब, तो उसको पर्सनल चॉइस के रूप में देखा जाता है कि हमने खुद अपने लिए ये चीज़ चुनी है, चूज की है। जो यंगर जनरेशन है वो फ्रीडम और म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ना कि सोसाइटल नॉर्म्स को, कि जो पुराने ज़माने से चीज़ें चली आ रही हैं उनको वैल्यू देते ही नहीं हैं। फ्रीडम और म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी को ज़्यादा वैल्यू किया जाता है आज के टाइम पे। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, कामकाजू लोग होते हैं, वो भी लिव इन में रहने के लिए इसीलिए ज़्यादातर तैयार होते हैं कि उनको कन्वीनियंस होता है उससे, और कंपेनियनशिप भी मिलती है विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज और लीगल बैकड्रॉप। इसमें कोई ना लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, ना कोई ऐसी चीज़ है कि मान लीजिए हमको अब आपके साथ नहीं रहना है, तो आप हमको फोर्स नहीं कर सकते हैं एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें पहले होती थी, लेकिन आगे अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, वो अभी आगे समझेंगे। सोशल स्टिग्मा इज रिड्यूसिंग ड्यू टू एक्सपोजर, एजुकेशन एंड अर्बन एनोनिमिटी। जो सोशल स्टिग्मा होता है कि किसी तरह जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको एकदम अलग ही नज़रों से देखा जाता था, लेकिन जैसे जैसे लोगों में एक्सपोजर बढ़ा, जैसे जियो का इंटरनेट फ्री हुआ था, तो कई लोग हैं जिनको पहले इंटरनेट का पहुंच ही नहीं थी, इंटरनेट चलाते ही नहीं थे, तो उनका एक्सपोजर भी वेस्टर्न कल्चर से कम होता था। लेकिन जैसे ही जियो आया, फ्री इंटरनेट हुआ, तो गांव गांव के एकदम देहाती एरिया में भी, एकदम रूरल एरिया में भी लोग इंटरनेट का यूज़ करने लगे। तो उससे अर्बन और शहरी लाइफस्टाइल में एक्सपोज हुए सब। उससे धीरे धीरे एजुकेशन भी आसान होती रही, एजुकेट किए खुद को सब। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो भी सोशल स्टिग्मा को रिड्यूस करती है। मीडिया एंड पॉप कल्चर। जो मीडिया है, जैसे मूवीज हो गई, कई सारे न्यूज़ चैनल्स भी होते हैं। खैर न्यूज़ चैनल्स की तो बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन जो पॉप कल्चर बेसिकली है, क्लबिंग करना, पब्स जाना, वीकेंड्स पे मतलब सैटरडेज को अपने दोस्तों के साथ गए पब में जाके पार्टी कर रहे हैं,
तो ये सब जो चीजें हैं वो लिव इन रिलेशनशिप को सकारात्मक रूप में दिखाती है। और आज के टाइम पे जो लिव इन रिलेशनशिप है उनको लीगल बैकिंग भी है उनके पास, जो सिक्योरिटी और लेजिटिमेसी प्रोवाइड करती है मेजर सिटीज में जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनको। सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, ये इस तरीके की जो मेट्रो सिटीज हैं, हाईली डेवलप्ड सिटीज हैं, बेसिकली कह सकते हैं जो आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हब है, और जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनमें हाई टॉलरेंस और नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर। अब की डिफरेंस ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज और मॉडर्न रिलेशनशिप्स के बीच में क्या डिफरेंस है, एक समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एस्पेक्ट, ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड मॉडर्न रिलेशनशिप्स। तो किस एस्पेक्ट में कौन कौन सी ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉडर्न रिलेशनशिप्स कैसे डिफरेंस है। मैरिज में, शादी में सेक्रेड मानी जाती है और जिंदगी भर के लिए मानी जाती है, सॉरी। बट जो मॉडर्न रिलेशनशिप है वो पर्सनल चॉइस के रूप में देखा जाता है और फ्लेक्सिबल माना जाता है। फैमिली स्ट्रक्चर, जॉइंट फैमिली सिस्टम चलता है ट्रेडिशनल वैल्यूज में, और मॉडर्न रिलेशनशिप्स में न्यूक्लियर फैमिली चलती है। जेंडर रोल्स, ट्रेडिशनल वैल्यूज में पैट्रियार्कल सोसाइटी मानी जाती है एंड फिक्स्ड रोल्स होते हैं जेंडर के। लेकिन मॉडर्न रिलेशनशिप में एगेलिटेरियन सोसाइटी मानी जाती है और फ्लेक्सिबल रोल्स होते हैं जेंडर के, फिक्स नहीं होते हैं। डिसीजन मेकिंग, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उसमें एल्डर्स डिसीजन, मतलब कि जो परिवार में सबसे बुजुर्ग हैं उनकी ही कही हुई बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी पहले। लेकिन अब मॉडर्न रिलेशनशिप्स में इंडिविजुअल ऑटोनॉमी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि मैं अगर अपने लिए कुछ कर रहा हूं तो मैं अपने हिसाब से अपना डिसीजन, जो मेरा डिसीजन होगा उस पे मैं करूंगा। ये होता है मॉडर्न रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप फॉर्म्स, तो रिलेशनशिप फॉर्म्स क्या होते हैं, मतलब किस तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज में। ओनली मैरिज, ट्रेडिशनल वैल्यूज में खाली शादी होती है एक, लेकिन मॉडर्न रिलेशनशिप्स में हम देख सकते हैं लिव इन भी होता है, डेटिंग भी होती है, ओपन रिलेशनशिप्स होती हैं, और आजकल तो बेंचिंग, नैनोशिप, ये सब भी चला हुआ है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे सोशल इम्पैक्ट ऑफ चेंज, मतलब इस चेंज का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो जानते हैं दो तरह के इम्पैक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट लिव इन रिलेशनशिप्स का सोसाइटी पे ये है कि एम्पावरमेंट, कि लोग एम्पावर होते हैं, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी उसमें देखा जाता है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है आजकल के टाइम पे। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, सेपरेशन रेट्स बढ़ रहे हैं, लोनलीनेस इन न्यूक्लियर सेटअप्स, जो न्यूक्लियर फैमिली आजकल चल रही हैं मॉडर्न रिलेशनशिप में, उसमें लोगों को काफी हद तक कई बार अकेलापन भी महसूस होता है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स अपने अपने जॉब पे जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, अपना डिजिटल कम्युनिकेशन, इंस्टाग्राम, मोबाइल पे लग जा रहे हैं, आपस में बातचीत जीरो है। इसलिए लोनलीनेस इन न्यूक्लियर सेटअप्स होता है, जनरेशनल गैप हो जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। चैलेंजेस इन लिव इन रिलेशनशिप्स, तो लिव इन रिलेशनशिप्स में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं वो हम समझेंगे अब। लैक ऑफ सोसाइटल एक्सेप्टेंस, कि सोसाइटी द्वारा एक्सेप्ट अभी भी नहीं किया जाता है कई जगह पे,
जैसे मान लीजिए अपने यूपी को ही फॉर एग्जांपल ले लीजिए, उत्तर प्रदेश को। यहाँ पे जो अर्बन एरियाज हैं, शहरी एरियाज हैं, वहां पे तो चलता ही है, लेकिन थोड़ा रूरल एरियाज, या फिर मान लीजिए आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए रूम की तलाश कर रहे हैं, रेंट पे रूम मिल जाए हमको तो हम रहें, तो ये सब चीजें यहाँ पे लोग अभी थोड़ा बैकवर्ड थिंकिंग से देखते हैं, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग से। तो सोसाइटल एक्सेप्टेंस उतना नहीं है अभी। जो लीगल स्टेटस है उसमें अभी भी एम्बिग्यूटी है, कोई भी क्लियर कट लॉज बने नहीं है लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए। लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए अभी भी जो जुडिशरी है और लॉज हैं वो अभी इवॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसा कोई अगर आप सोचेंगे कोई एक्ट मिल जाए या कोई ऐसा कानून मिल जाए इसके ऊपर, आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज ऐसा कुछ कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता है अभी के टाइम पे। प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस डिस्प्यूट, अब लिव इन रिलेशनशिप पे रह रहे हैं और काफी लॉन्ग टाइम से रह रहे हैं, तो प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस डिस्प्यूट भी उसमें आ सकते हैं। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आफ्टर ब्रेकअप, अब ब्रेकअप के बाद, जैसे आप शादी तो किए नहीं थे, एज अ कपल रह रहे थे लिव इन में, अब ब्रेकअप के बाद जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा वो नॉर्मल जो ब्रेकअप होता है उससे कई गुना ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा है कि फाइंडिंग अ बैलेंस। अब इन सब चीजों में बैलेंस कैसे खोजा जाए कि मॉडर्न रिलेशनशिप वर्क करे। तो जो हमारे ट्रेडिशन है उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो फ्रीडम है उसको एम्ब्रेस करके चलना पड़ेगा, तभी आपको बैलेंस मिल पाएगा। फैमिलीज के बीच में ओपन कम्युनिकेशन प्रमोट करना पड़ेगा कि बातचीत करें, एक दूसरे को समझें। वैल्यू रिलेशनशिप्स ओवर रिजिड स्ट्रक्चर्स, रिलेशनशिप को ज्यादा वैल्यू देना चाहिए, ना कि क्या कहते हैं रिजिड स्ट्रक्चर पे। ब्लेंड ऑफ वैल्यूज एंड इंडिविजुअलिटी, वैल्यूज और इंडिविजुअलिटी को अलग अलग करके नहीं, जोड़ के चलना पड़ेगा। तो यही सब चीजें हैं। अब आते हैं लीगल रिकॉग्निशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स इन इंडिया। तो लीगल रिकॉग्निशन आपका ये है कि ये इलीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है इंडियन लॉ में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि अगर दोनों पार्टनर्स, मेल एंड फीमेल दोनों एडल्ट हैं, तो वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, वो स्वतंत्र हैं लिव इन में रहने के लिए। प्रोटेक्शन कौन से कानून में है इसमें? आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में, और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ में आपका प्रोटेक्शन दिया गया है। अब डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो उसमें मैरिज वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। साफ साफ सेक्शन में दिया गया है कि मैरिज लाइक सेटिंग, मतलब शादी जैसी किसी व्यवस्था में आप रह रहे हैं तब भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपका लागू होगा। राइट्स ऑफ पार्टनर्स इन लिव इन, दोनों पार्टनर के क्या राइट होते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, आइए उसको समझते हैं। राइट टू मेंटेनेंस वुमेन पार्टनर, लिव इन रिलेशनशिप में जो फीमेल हैं, महिला हैं, उनको मेंटेनेंस का अधिकार है जो न्यायालय द्वारा दिया गया है। राइट अगेंस्ट अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस, अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और अब्यूज हो रहा है तो उससे बचाव का भी आपको अधिकार है। जैसे मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कि मैरिज की बात नहीं की गई है, मैरिज लाइक सेटिंग में भी अगर आप रह रहे हैं तभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अट्रैक्ट होगा। चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ लिव इन इज लेजिटिमेट, मतलब अगर लिव इन रिलेशनशिप से अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको भी नाजायज बच्चा नहीं कहा जा सकता है, वो भी जायज होगा, लेजिटिमेट होगा, और उसको वो सारे अधिकार होंगे जो असली शादी से बच्चे जो होते हैं उनको होते हैं। इनहेरिटेंस राइट्स, तो जो प्रॉपर्टी होती है
लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जो पार्टनर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उस पे भी इन बच्चों का हक होता है जो लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हो रहे हैं। तो मिथ क्या है सोसाइटी में लिव इन रिलेशनशिप को लेके? कुछ मिथ्स कि ये गैर कानूनी है, ये भी एक मिथ है। लड़ महिलाओं और बच्चों के लिए कोई राइट नहीं है, ये भी मिथ है। राइट होते हैं। इक्विवेलेंट टू प्रोस्टिट्यूशन, कि प्रोस्टिट्यूशन के बराबर माना जाता है इसको, लेकिन ये मिथ है। ओनली अर्बन एलीट प्रैक्टिस इट, की शहर में रहने वाले जो बहुत अमीर लोग हैं वही ऐसा लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लोगों सोसाइटी में ये समझा जाता है, लेकिन ये भी एक मिथ है, रियलिटी नहीं है। अब इसमें रियलिटी चेक पे आते हैं कि रियलिटी असली में क्या है इसमें। इंक्रीजिंगली कॉमन इन इंडिया, इंडिया में लगातार ये चीज लिव इन रिलेशनशिप कॉमन होती जा रही है दिन पर दिन। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं सोसाइटी इसको एक्सेप्ट कर रही है और लोग लिव इन रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं। कोर्ट्स प्रोवाइड सेफगार्ड स्पेशली फॉर वुमेन, जो माननीय न्यायालय है वो सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए हुए हैं कई मामलों में इसमें, खास करके महिलाओं के लिए। सोसाइटी धीरे धीरे इवॉल्व कर रही है, लेकिन जो स्टिग्मा है लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर वो अभी भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में बना ही हुआ है। ये सब सच्चाई है आज की। तो जो सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स थे या फिर है लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर, उस पे आते हैं। तो पहला जजमेंट है एस खुशबू वर्सेस कनियम्मल 2010 में। इस सबको अभी डिटेल में बात किया जाएगा इस पे। इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा 2023 का केस है। इसमें प्रोटेक्शन अंडर डीवी एक्ट प्रोवाइड कराई थी सुप्रीम कोर्ट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ इज तुलसा दुर्घटिया सॉरी तुलसा वर्सेस दुर्घटिया 2008। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप से वो लेजिटिमेट यानी जायज होंगे। तो इनको अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे इन केसों को। पहला है लैंडमार्क जजमेंट एस खुशबू वर्सेस कनिम्मल कनियाम्मल, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है मुझे, 2010 का। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये पीआईएल गई थी। इसमें हुआ ये था कि जो एक्ट्रेस थी एस खुशबू, उनको पब्लिक बैकलैश मिला था काफी ज्यादा, क्योंकि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दी थी। इस पे हुआ ये था कि कई राज्यों से क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हुई थी और उनका बेसिस क्या था, ऑब्ससीनिटी और मॉरल वैल्यूज या मोरालिटी लॉ के खिलाफ बोला गया था कि ये है। तो उसमें जजमेंट के क्या हाइलाइट्स थे इस केस में? तो सॉरी पहला तो था कि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो इलीगल नहीं है और इमोरल भी नहीं है कानून की नजरों में। अगर नॉर्मल सोसाइटी की बात करें तो नॉर्मल से सोसाइटी में कई लोग इसको इमोरल मानते हैं, इमोरल। लेकिन कानून की नजरों में, इन द आईज ऑफ लॉ, लिव इन रिलेशनशिप्स आर नॉट इलीगल, नीदर दे आर इमोरल। ना इलीगल है ना इमोरल है। एडल्ट इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू लिव टुगेदर विदाउट मैरिज। देखिए बहुत बड़ी बात कह दी है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने। इसी जजमेंट में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने कहा था कि जो अडल्ट इंडिविजुअल हैं, अगर दोनों एडल्ट हैं, दोनों पार्टनर, तो जो राइट टू लिव टुगेदर है विदाउट मैरिज वो उनको रहेगा प्राप्त उनके पास, मतलब रह सकते हैं बिना मैरिज के एक साथ। पर्सनल चॉइस इन लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग कोहैबिटेशन इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो पर्सनल चॉइस है लाइफस्टाइल में, और जो कोहैबिटेशन है, लिव इन रिलेशनशिप, कोहैबिटेशन विदाउट मैरिज, वो भी आपका पर्सनल चॉइस की डेफिनेशन में ही आता है और आर्टिकल 21 के अंडर प्रोटेक्टेड है वो। मोरालिटी इज सब्जेक्टिव एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड लीगली इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। जो मोरालिटी है वो सब्जेक्टिव है और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। अब इस जजमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा था? इम्पैक्ट ये पड़ा था कि जो लीगल वैलिडिटी है सोसाइटल रिकग्निशन की लिव इन रिलेशनशिप की, उसको स्ट्रेंथन किया था ये जजमेंट, और प्राइवेसी और पर्सनल लिबर्टी के लिए प्रेसिडेंट सेट किया था। प्रेसिडेंट, सॉरी। सेकंड केस लॉ, इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा, 2013। ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस चला था। इसमें इशू क्या था? जो एक वुमेन थी जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, तो उनको मारा पीटा जाता था, तो वो प्रोटेक्शन सीख की थी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर। तो इस जजमेंट की जो हाइलाइट्स हैं वो देखते हैं। जो लिव इन रिलेशनशिप है वो रिकॉग्नाइज किया गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, अगर, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा इफ है एक, दे आर इन द अमाउंट ऑफ मैरिज, नेचर ऑफ मैरिज। जो लिव इन रिलेशनशिप है वो रिकॉग्नाइज होता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अगर वो मैरिज की जैसी या फिर मैरिज की जैसी सेटिंग में रह रहे हो, तो जो वुमेन है वो इंटाइटल है प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज में, मेंटेनेंस के लिए भी इंटाइटल है और रेसिडेंस राइट्स रेसिडेंस राइट्स के लिए भी इंटाइटल है। तो जो तीन चीजें हैं वो इस लैंडमार्क जजमेंट में कही गई थी। द कोर्ट लेड डाउन क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई इफ अ रिलेशनशिप क्वालिफाइज। तो जो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट है उसने एक क्राइटेरिया लेड डाउन किया था, मतलब क्राइटेरिया दिया था आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये जो रिलेशनशिप है वो क्वालिफाइज होती है इन प्रोटेक्शंस के लिए कि नहीं होती हैं। तो उसमें चार चीजें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शेयर्ड हाउस होल्ड होना चाहिए, मतलब एक ही छत के नीचे रहने चाहिए सब, काफी टाइम से एक साथ रह रहे हों लिविंग रिलेशनशिप में, फाइनेंशियल एंड इमोशनल डिपेंडेंस हो एक दूसरे के ऊपर दोनों का, और पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एज अ कपल, कि समाज और लोगों की नजरों में एज अ कपल उनको माना जाए। तो इस जजमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा था? इस जजमेंट का इम्पैक्ट सीधा सीधा यही पड़ा था कि जो लीगल प्रोटेक्शन है वुमेन को दी जाती है मैरिज में, उसी को लिव इन रिलेशनशिप में एक्सटेंड कर दिया गया था। शेयर्ड हाउस होल्ड का राइट, मेंटेनेंस का राइट, ठीक है, राइट अगेंस्ट अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ जो राइट है, उसी को, उसी वही तीन जो लीगल प्रोटेक्शन है उसको लिव इन रिलेशनशिप में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के थ्रू एक्सटेंड कर दिया था। प्रिवेंटेड मिसयूज ऑफ सोशल स्टिग्मा, जो सोशल स्टिग्मा है उसका जो मिसयूज होता था कि आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं बिना शादी के, प्रोस्टिट्यूशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई मामलों में हाथापाई भी हो जाती थी, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। तो इस लैंडमार्क जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस मिसयूज को खत्म कर दिया था अगेंस्ट नॉन मैरिड कोहैबिटिंग पार्टनर्स, कि इसमें कई सारे पहले एफआईआर्स भी होते थे, बहुत कुछ होता था, लेकिन अब लीगल प्रोटेक्शन उसमें दोनों पार्टनर को मिलती है। सॉरी। रीइंफोर्स द राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड सिक्योरिटी। तो इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका एक और लास्ट इम्पैक्ट हुआ था कि राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड सिक्योरिटी को रीइंफोर्स किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने।
नेक्स्ट केस लॉ, तुलसा वर्सेस दुर्गाठिया, सॉरी दुर्गठिया, 2008 का केस है। तो ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चला था। तो इसमें क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में, वो लेजिटिमेट हैं कि इलेजिटिमेट है, जायज उनको माना जाए कि ना माना जाए। तो इसमें जो जजमेंट के हाइलाइट्स थे वो कुछ इस तरीके से थे कि अगर एक पुरुष और महिला साथ में हस्बैंड और वाइफ मतलब पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, तो कानून लॉ ऐसा मानेगा, प्रिज्यूम करेगा कि वो सच में शादीशुदा हैं। सेकंड चीज है, बच्चा अगर पैदा हो रहा है इस रिलेशनशिप से, लिव इन रिलेशनशिप से, तो उसको जायज माना जाएगा, लेजिटिमेट माना जाएगा, और उस बच्चे को इनहेरिटेंस राइट्स मिलेंगे। अगर पति पत्नी में से किसी की भी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी है, तो वो इनहेरेंट होके उसी लिव इन रिलेशनशिप से हुए हुए बच्चे को इनहेरिट हो जाएगी। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा था सोसाइटी पे? इस लैंडमार्क जजमेंट से इम्पैक्ट ये पड़ा था कि जो बच्चे पैदा होते हैं लिव इन रिलेशनशिप से, उनको लीगल रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन दिया गया था। डिस्क्रिमिनेशन और नाजायजता के क्लेम से उनको प्रिवेंट किया गया, बताया गया। आर्टिकल 21 को री इन्फोर्स कराया गया, मतलब किया गया। तो सीधा सीधा कंक्लूजन ये है, लिव इन रिलेशनशिप मतलब लिव इन में अगर आप रह रहे हैं तो वो आपका पर्सनल चॉइस है। इंडियन लॉज, जो भारतीय कानून है, वो आपको बेसिक प्रोटेक्शन देते हैं इसमें। और आज के टाइम पे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, उसको क्लियरली लोगों को समझाने की जरूरत है, और सोसाइटी को इस चीज को अब एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि बदलते समय के साथ चीजें बदलती हैं, कानून बदलते हैं, और ट्रेडिशन और फ्रीडम ऑफ चॉइस में बैलेंस बना के चलने की जरूरत है कि ट्रेडिशन को भी आप साथ में लेके चलें और फ्रीडम ऑफ चॉइस को भी आप साथ में लेके चलें। चलिए, टॉपिक यहीं तक था। अब किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो पूछ सकते हैं।